जो पहले वाले विटामिन पढ़े हैं ना, पहले हमने फैट सॉल्युबल पढ़े हैं, फिर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन शुरू कर चुके हैं, जिसमें पहला हमने विटामिन सी को पढ़ लिया हुआ है। तो आज हमने बी कम्प्लेक्स जो विटामिन है ना, बी के नाम से B1 2 3 4 5 6 7, तो इसके जो बी कम्प्लेक्स के पहले 4 विटामिन हैं वो हमने पढ़ने हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसको आप MCQs कहते हैं या फिर वाइवा के लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका B9 और B12 होगा, देखेंगे एक एक लेक्चर या उनको भी दोनों को एक ही बार पढ़ लेंगे। तो आज हमने पढ़ना है B1 B2 B3 और B7। इसको मैंने एक टेबल बनाया है क्योंकि इसका याद करना भी इजी हो जाएगा, और इसको हम जो जब अपना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और इसकी जो मेन आपने याद रखना है ना, वो सिनोनिम है, पहली हेडिंग, और आखिरी हेडिंग डेफिशिएंसीज है। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास याद करने वाली बातें नहीं है, लेकिन याद तो आपने करना है, यानी इसको ध्यान में आने वाली बातें कोई ख़ास है नहीं। दे भी सकता है, एग्जामिनर की अपनी मर्ज़ी होती है, वो एग्जामिनर पे वो डिपेंड भी करता है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, और इसका फिर जैसे जैसे इसका आगे सेम आएंगी चीज़ें वो बताता जाऊँगा। पहले हम पढ़ेंगे B1 के जो सिनोनिम है वो 4 हैं: थियामीन, एन्यूरिन या एनुरिन, एंटी बेरी फैक्टर और एंटी न्यूरोटिक फैक्टर। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से ना एक बीमारी होती है बेरी, ठीक है, तो इसको एंटी बेरी फैक्टर का नाम भी दिया गया है। और ये बीमारी जो आपके CNS या CVS के साथ को रिलेट करती है, इनमें बीमारी होती है। CNS का तो पता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और CVS सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो इसलिए इसको एंटी बेरी फैक्टर कहा गया है। हमने पहले पढ़े थे विटामिन, उनकी डिजीज़ हमें अच्छे से याद हैं। A की नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, D की रिकेट्स, E की ख़ास नहीं है लेकिन इसमें 5 में इस्तेमाल कराया जाता है, और K की एंटी हेमरेज, उसे हमने कहा था, यानी हेमरेज उसमें होता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, मुंह से, आँख से, किसी भी आपके जिस्म के सुराख से या कट लगने से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है अगर आप में विटामिन K की डेफिशिएंसी है। सिमिलरली हमने C में पढ़ा है स्कुर्वी जो डिज़ीज़ है, वो गम्स के से खून बहता है। अक्सर आप किसी से बात करते हैं तो उसके दांतों पे लगा होता है, तो उसको विटामिन C की कमी होती है। अब B1 की जो कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरी, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी आपको पता है एज वी नो, लेकिन हमने लिखना है, क्योंकि अगर हमें लिखने के लिए आ जाता है तो हमने लिखना है कि इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज हमने शुरू से ही एक ही पढ़े हैं, एनिमल में एग, मीट, मिल्क, चीज़, बटर, लिवर ऑफ फिश या लिवर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो इसमें लिवर ऑफ फिश लिखा हुआ है। और इसके अलावा प्लांट्स में वो कहता है वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, फ्रूट्स जितने भी हैं, और सीरियल्स में मेरे ख्याल में ये दालें शामिल होती हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में जो है पहला फंक्शन है फॉर ग्रोथ। विटामिन B1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी जिस्म की जो ग्रोथ में जहाँ दूसरे विटामिन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके साथ लिखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा इसका जो फंक्शन है एक्ट एज कोएंजाइम। हमने दूसरे पहले भी विटामिन पढ़े हैं जो एक्ट एज कोएंजाइम करते हैं, और ये भी कोएंजाइम की यानी एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको कहा था कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसको हम जहरबाद का नाम देते हैं अपनी ज़ुबान में, तो उनको ख़त्म करने वाला जो भी विटामिन होगा या जो भी चीज़ होगी उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे, ठीक है। एंटी मीन दुश्मन, ऑक्सीडेंट मीन ऑक्सीडेशन करने वाली चीज़ों को का दुश्मन। तो इसमें हम पढ़ते हैं जी, विटामिन B1 कैन किल फ्री रेडिकल्स इन बॉडी सो इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। चौथा है जी CNS स्टिमुलेशन। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी एंड कैन एक्ट एज CNS स्टिमुलेंट। एक तो ये ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा CNS की जो स्टिमुलेशन है उसमें भी एक्टिव है, ठीक है जी। और पांचवा है इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये विटामिन क्या करता है जी, ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ठीक है, तो इसलिए इट डिक्रीजेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी फैट मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए ना जी, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो ये उसको कम करता रहता है, ठीक है ना। जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा आप उसको विटामिन B1 भी दोगे।
अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑन CVS इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी, यानी कार्डियक एक्टिविटी में अपना किरदार अदा करता है। कौन सा करता है ये कोई मेंशन नहीं किया गया। डेफिशिएंसीज में बेरी यानी डिस्टर्बेंस इन CNS अच्छा CNC लिखा हुआ है, इसको CNS कर लीजिएगा, CNS और CVS, ठीक है। दूसरा विटामिन है जी B2, इसका जो सिनोनिम है रेबोफ्लेविन है और लैक्टोफ्लेविन। अच्छा, ये रेबो और लैक्टो से कुछ याद आया? क्या याद आया? राइबोसोम नहीं, राइबोज और लैक्टोज, शुगर थी ना, तो ये दोनों शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम रेबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन है। सॉल्युबिलिटी इसकी सेम है कि पानी में इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा जी, सोर्स में भी इसके सेम है, एनिमल में भी, प्लांट्स में भी सेम है जैसे B1 के हैं, लेकिन इसका जो तीसरा सोर्स है वह है बैक्टीरिया। अच्छा, नॉर्मल फ्लोरा या नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जो हमारी बॉडी के दोस्त होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यही इकोलाई जो है हमारे इंटेस्टाइन का दोस्त है, वहाँ ये नॉर्मल फ्लोरा है और हमारे UTI में ये एक बीमारी काज करता है इकोलाई, ठीक है। तो इकोलाई में हमने एक और विटामिन भी पढ़ रखा है, कौन सा भला याद है? हमने विटामिन K पढ़ा है, K1, K2 और K3। K2 जो है वो विटामिन वो भी इकोलाई से बनता है, यानी इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल फ्लोरा है वहाँ से वो बनता है, उसका सोर्स है, ठीक है। अच्छा, आगे फंक्शन में ना मैंने ये छोटा छोटा कर दिया है क्योंकि लिखने की हाजत भी, और चलें इसको आप याद पहले वाले को कर लेंगे। लेकिन फैट फॉर ग्रोथ है पहले नंबर पर, इसको अगर लंबा लिखेंगे तो ये वाला आप पीछे वाला पढ़ के इसको लिख सकते हैं। एक्ट एज कोएंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, CNS स्टिमुलेंट, इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये आप इसको इधर अगर इसका लंबा पढ़ना है तो इधर पढ़ लें B1 में, वरना इतना याद कर लें, ये भी काफ़ी है। अच्छा, इसका जो छठा फैक्टर है फंक्शन है वो है इफेक्ट्स ऑन स्किन। विटामिन B2 जो है वो ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाता है, आपकी जितनी भी ये जो औरतें यूज़ करते हैं इनको क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको इसलिए कहते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। विटामिन B2 बिकम्स एक्टिव इन किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फ्रेशनेस ऑफ स्किन। इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल रिपेयरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस, यानी आपकी स्किन में कोई हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, आपकी कोई कट लग गया है, तो आप देखते हैं बच्चों को कट लगता है जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, उसमें जब ये विटामिन उनके ज़्यादा होते हैं तो वो अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रादर देन अगर हम बूढ़ों में देखें तो वो ज़रा ऐसा ठीक होता है क्योंकि वहाँ पर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो है रेबोफ्लेविनोसिस और चिलोसिस। रेबोफ्लेविनोसिस आपको मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, ठीक है जी, बन जाते हैं ना, तो उसके लिए रेबोफ्लेविन। और चिलोसिस है, आपने बच्चों को देखा होगा यहाँ पर कट लगे होते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं यहाँ हर वक्त जख्म या क्रन सा बना रहता है, तो वो चिलोसिस है। अगर आप ऐसे बच्चे को देखेंगे तो कौन सी दवा देंगे? आपको उसको बी कम्प्लेक्स का सिरप दे देंगे ना, और बी कम्प्लेक्स में मेरे ख्याल लीडर प्लेक्स के नाम से आता है, बड़ा पुराना सिरप है, कभी वो 30 रुपये का मिला करता था, आजकल 150 या 60 का, ठीक है ना। तो मतलब वो वाला आप देंगे ऐसे बच्चों को, ठीक है। एक डॉक्टर साहब ने, वो अभी भी हयात हैं और इधर MS हैं THQ अहमदपुर में, उन्होंने एक पेशेंट को दिया, सिर्फ उन्होंने कहा कि सेंगोबियान कैप्सूल खा लें। ऐसा पेशेंट आया ना, बाबा था कोई, बड़ी अच्छा था, वो लड़का था उस वक्त डॉक्टर, ये 2006 या 7 की बात बता रहा हूँ। तो उसने उसे लड़का समझ के वो सेंगोबियान ना दिया और किसी और जो हमारे छोटे डॉक्टर हैं, जो आप जैसे डॉक्टर बन रहे हैं, उनके पास चले गए और उन्होंने एंटीबायोटिक और पता नहीं क्या कुछ दे दिया। तो बेचारा 10 दिन यूज़ करता रहा, कख आराम नहीं आया, कख पैदा नहीं हुआ। आपने मुंह के अंदर जितने जख्म बनते हैं या मुंह के यहाँ बाहर बनते हैं, इसके लिए कभी एंटीबायोटिक नहीं देना, ना ही उसका काम है। उसको अपना बी कम्प्लेक्स सिरप दें, बी कम्प्लेक्स कैप्सूल दें, ठीक है। चले आगे चलते हैं, वो बाद में बताएंगे ना, वीडियो बन रही है। तो विटामिन B3 का जो सिनोनिम है वह है नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। पेलाग्रा एक बीमारी है स्किन की, जिसपे स्किन के रैशेस बन जाते हैं, या स्किन पे क्या होता है, डिस्बैलेंस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। ये अक्सर आप देखते हैं वो छोटे बच्चे को भी हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ उसको रतांजन बोला जाता है, लेकिन वो इसकी कमी से होता है, यानी वो पेलाग्रा डिजीज़ होती है। उसको आप बच्चे को तो विटामिन नहीं दे सकते, उसकी ग़िज़ा अच्छी कर सकते हैं, उसकी माँ को दे सकते हैं, आप सेंगोबियान का कैप्सूल दे सकते हैं, या कोई भी B3 या बी कम्प्लेक्स। तो इसका भी सॉल्युबिलिटी सेम है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और इसके सोर्स हैं वो भी सेम है, एनिमल और प्लांट्स, और इसके जो काम हैं वो भी सेम है, वो B2 वाले हैं, ठीक है।
B2 वाला कैसे हैं जी, ये B2 में जो छठा फंक्शन है ना, इफेक्ट्स ऑन स्किन, तो ये इसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। इसको आप इसमें भी B3 में भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें एक सातवां फंक्शन है, वो है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन, विटामिन B3 एक्ट एज वेजोडाइलेटर, दस इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। अब आपको थोड़ी सी डायलेशन, वेजोडाइलेशन का बता दूँ। हमारी जो वेन्स होती हैं ना, उनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे हमारा ब्लड घाटा हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल या और चीज़ें, तो फिर वो क्या करता है, वो वेन में जब यहाँ थोड़ा सा वेन थोड़ी सी खुली होती है, वो ज़्यादा फुला देता है, और सॉरी वो ज़्यादा नहीं फुलाता, वो कम, वो मतलब कि गाढ़ा होता है, इसलिए वो वेन फूलती नहीं। तो ये क्या काम करता है, ये उसको एज ए वेजोडाइलेटर काम करता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप वो एक ट्यूब पाइप से जो पानी मार रहे होते हैं, ठीक है, जब वो पानी आप उसको खुला रखते हैं, ऐसे फल करें, ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, तो पानी ऐसा ऐसा और नीचे गिरता है, स्लो स्पीड में जाता है। लेकिन जैसे उसको दबाते हैं, उसको आगे से दबाते हैं, पीछे प्रेशर बढ़ता है, तो आगे से जो पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है, ट्यूब का प्रेशर भी बढ़ जाता है, उसी को आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आज समझ आ गई ना ब्लड प्रेशर की। लंबी चौड़ी तो चले आपने नहीं पढ़नी, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन B3 जो है वो एज ए वेजोडाइलेटर काम करता है, वो आपकी जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, उनको फुला देता है, ताकि ये जो ब्लड का फ्लो है ईजी हो जाए। तो इस तरह ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक हो गया। इसकी जो बीमारी है, प्लेग्रा, बर्निंग रैश, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ स्किन, ये मैंने आपको बताया कि ये स्किन पे डिजीजेज होती हैं। आपने देखे होंगे, आम घरों में भी हो जाती हैं, बच्चों को हो जाती हैं, बड़ों को हो जाती हैं। आप एलर्जी कहते हो, एलर्जी वाले, तो एलर्जी वाले को जब आप बाकी दवाइयाँ देंगे, वहाँ B कम्प्लेक्स की गोली भी देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब कि जो थोड़े पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, या कभी 2-4 हफ्ते डॉक्टर के पास लगा के आते हैं, वो कहते हैं जी आप एंटी हिस्टामिन ले लें, सेट्राजिन ले लें, लोरेटिडिन ले लें, समथिंग जो भी, वो आपको इधर नहीं, मतलब इसको कहते हैं मैल प्रैक्टिस। फिर आपका उससे मरीज़ उससे ख़राब होता है, ठीक नहीं होता, मरीज़ और ज़्यादा उसमें दबता चला जाता है, उसकी जो आप क्या कहते हैं, उसकी क़ुव्वत हयात वो कम होती जाती है, ठीक है। तो वो जैसे इम्यूनिटी कम होगी उसकी, मरीज़ और कमज़ोर होता जाएगा, दूसरी बीमारियां उस पर ईजिली अटैक कर सकती हैं। तो आप जब कभी आप किसी को देते हो, मतलब सेट्राजिन, लोरेटिडिन, कोई भी एंटी एलर्जिक देते हो, तो उसको साथ B कम्प्लेक्स ज़रूर दें। समझ आ गई? आगे चलते हैं। B7 कैल्सिनोनेम है बायोटेन, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इट इज़ आल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके जो सोर्सेज हैं, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, वही वाले सेम जो आपके B1 में है, ठीक है। B2 में एक एक्स्ट्रा सोर्स है बैक्टीरिया का, लेकिन B1, B3 और B7 में सेम सोर्सेज हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसके फंक्शन भी सेम है जो हमने पहले पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर हमने B1 में पढ़ा है फॉर ग्रोथ, एक्ट एज कोएंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, CNS स्टिमुलेंट, इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट्स ऑन CVS। लेकिन CVS वाला नहीं दिया हमने, ये बाकी ऊपर वाले ले लिए। इधर B1 में भी सेम है, फॉर ग्रोथ, एक्ट एज कोएंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, CNS स्टिमुलेंट और इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, और इसके साथ एक और एक्स्ट्रा आ गया, इफेक्ट्स ऑन स्किन, जो हमने B3 में पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन इसका जो इसमें भी ये भी इफेक्ट ऑन स्किन करता है, लेकिन इसका जो सातवां फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको मैंने बताया था कि आपके अंदर साइकिल चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री में बताया था, तो ये भी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा साइकिल है जो शुगर, ग्लूकोज को जो है प्रोड्यूस करता है। तो विटामिन B7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज विद इन द बॉडी। ये जो है, ये बॉडी में ग्लूकोज को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। इसलिए अगर आपका पेशेंट शुगर वाला है तो उसको आप B7 नहीं देंगे। आपके B कम्प्लेक्स में B7 नहीं होता, लेकिन B7 अलग से आता होगा, तो उसको आपने नहीं देना। तो इसकी डेफिशिएंसी में जो है डिजीज़ है वो है डर्माटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन। डर्माटाइटिस आपको आप सादा लफ्ज़ों में कहते हो एलर्जी, वो डर्माटाइटिस होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये B7 इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया जी। बात समझ आ गई है? आप किताब में कुछ देख रही हैं, को रिलेट इसको घर पे करना। अभी जो आपको टेबल दिया उसी को देखो, उसी को पढ़ लो, फिर आप टेबल पढ़ो, उसके भी समझ नहीं आएगी।